जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का एग्जाम हैरियर पर। और आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा एक अनोखा दिन है। आपने कभी भी करंट अफेयर की क्लासेस जो कवर की हैं, कभी भी आपने सोचा है या कभी भी आपने एक नाम सुना होगा, मोस्ट एक्सपेंसिव सेशन? इंपॉर्टेंट सुना होगा, एग्जाम वारंटेड सुना होगा, कभी भी एक्सपेंसिव सेशन सुना है? आज की जो करंट अफेयर आप लोग मेरे साथ कवर करने वाले हो, यानी कि 7 मार्च 2025 की, ये मोस्ट एक्सपेंसिव सेशन रहने वाला है, जो आपको क्लास ऑन टाइम पर आपकी मिल जाएगी, जिसको आप आराम से कवर कर सकते हो। कुछ चीज़ें और प्रोग्राम में हम लोगों ने बनाया है कुछ चीज़ों का। आज उसका पहला दिन था और आज उसका पहला दिन है, परंतु वो किसी कारणवश फेल हुआ। वो होता है ना, एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। तो क्लास जो आपकी है ऑलरेडी पहले से डन है, लेकिन क्लास आपको ऑन टाइम पर शायद ना मिले, इसलिए मैं इस क्लास को पहले से ही मर्ज करके चल रहा हूँ कि अगर ये क्लास नहीं मिलती आप लोगों को तो मैं बाद में इसको अपलोड कर सकूँ, ताकि कंटेंट आप लोगों तक पहुंच जाए। तो फिलहाल में इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आज आप लेना और अब मुझे बताना कि आपको इस क्लास से आज मिला क्या, ये क्यों आज का सेशन मोस्ट एक्सपेंसिव सेशन बनने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज की डेट है 7 मार्च 2025। क्लास की पीडीएफ कल और आज, क्योंकि कल वाली पीडीएफ मिली नहीं थी क्योंकि वो अपलोड नहीं हुई है, तो वो आज अपलोड हो जाएगी। इसी के साथ में इंस्टाग्राम पे आप इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी है वो आप लोग ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जय हो सरस्वती माता की। लास्ट में आप लोग मेरे साथ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 25-30 क्वेश्चंस कवर करते हो करंट अफेयर से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मैंने क्या कहा था आपसे, मोस्ट एक्सपेंसिव सेशन। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव सेशन क्यों है, इसके बारे में भी आप मुझे जरूर बताइएगा। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाल ही में किस दिन औषधि दवाओं पर आधारित जन औषधि दिवस 2025 का आयोजन किया जा रहा है? किस दिन औषधि दवाइयों के प्रति बेटा आप लोग खुद एक सोचे, मतलब एक मतलब सोचे समझे इंसान हो, आप लोगों को पता होगा हमारा भारत बेटा सबसे ज्यादा किन दवाइयों के लिए जाना जाता है? तो याद रखना बेटा, औषधि दवाइयाँ हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है बेटा, नॉर्मल एलोपैथी की जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं इनका प्रयोग होता है, लेकिन बेटा हमारा भारत जो जाना जाता है वो औषधि दवाइयों के लिए जाना जाता है। चाहे आप लोग पुरातत्व या फिर लक्ष्मण जी जब घायल हुए थे बेटा तीर से, तब हनुमान जी जड़ी बूटियों का पूरा पहाड़ उठा कर लाए थे। ऐसे समझा आपने? पुराने चीजों को, प्राचीन चीजों को भी हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, उसी पर बेस्ड है। हमारा भारत जो है बेटा औषधि दवाइयों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसीलिए बेटा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा औषधि दवाइयों के प्रति बेटा जागरूकता बनाने के लिए एक दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और यह दिवस प्रत्येक वर्ष बेटा जो मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। अब की बार यही दिवस बेटा हम लोग 2025 में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो है कि 7 मार्च को आज के दिन हम लोग जन औषधि दिवस के रूप में बेटा सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी बात याद रखना, अब की बार इसका एडिशन कौन सा होगा? तो इसका बेटा एडिशन भी है। अब की बार बेटा ये 7वीं बार मनाया जा रहा है। इसको आप 7वां संस्करण कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो आपकी बेटा मर्जी हो जाएगी। हमारे भारत के अंदर बेटा, सॉरी, भारत के अंदर क्वेश्चन नहीं है, इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक किया जाएगा? तो बेटा याद रखना, इसका आयोजन जो है ये बेटा आपके 7 मार्च से लेकर 9 मार्च, इसका जो आयोजन है 7 मार्च से लेकर 9 मार्च 2025 तक का बेटा इसका आयोजन किया जाएगा। किस स्थान पर? प्रधानमंत्री बेटा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात बेटा इस क्वेश्चन से आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात आपकी बन जाएगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब दूसरा जो पॉइंट बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है वो आता है, सर क्या इस वर्ष की कोई थीम वगैरह इस पर कोई बेस्ड है? बिल्कुल बेटा, अगर पेपर में आ जाए सर जी इसकी कोई थीम वगैरह हमें बता दो, अगर इसकी हो तो बेटा वर्ष 2025 की अगर आपके पेपर में थीम आ जाए तो बेटा थीम अफोर्डेबल दवाइयों पर आधारित होगी। तो बेटा इस वर्ष की जो थीम है वो रहने वाली है अफोर्डेबल। इस वर्ष की बेटा जो थीम रहने वाली वो रहने वाली है अफोर्डेबल क्वालिटी। ठीक है, अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन फॉर, ठीक है, मेडिसिन फॉर, मेडिसिन फॉर अ, मेडिसिन फॉर अ हेल्थियर फ्यूचर। ठीक है, हेल्थियर, हेल्थियर फ्यूचर, हेल्थियर फ्यूचर वर्ष 2025 की बेटा आपकी थीम रहने वाली है। अब यहाँ पर कोई और इंपॉर्टेंट डाटा सर हमारे पेपर में अगर पूछ दिया जाए, बिल्कुल पूछा जाएगा। क्या?
साथियों अगर पेपर में आ जाए, हमारे भारत के अंदर एक योजना भी है, जन औषधि योजना। देख रहे हो, अब यहाँ पर स्टैटिक जीके आ गई, जन बेटा औषधि। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है वो बना है जन औषधि योजना हमारे भारत के अंदर कब स्टार्ट हुई थी? जन औषधि, ठीक है, जन औषधि जो योजना है, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो भारत के अंदर जन औषधि बेटा योजना है, ये वर्ष 2008 में स्टार्ट हुई थी। किसके द्वारा? यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। मोदी जी ने इसका सब कुछ मोदी जी ने स्टार्ट नहीं किया, परंतु बेटा वैश्विक तौर पर योजना का विस्तार कैसे किया जाए वो शायद यूपीए सरकार को पता नहीं था। तो इसका जो विस्तार होता है 2015 में बेटा, याद रखना, मोदी जी की कैबिनेट की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया जाता है। और इस योजना को बेटा किस नाम से जाना जाता है? इस योजना को जाना जाता है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ठीक है, पीएमजे के नाम से बेटा इस योजना को जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेटा आता है, हमारे भारत के अंदर टोटल जन औषधि केंद्र कितने हैं? तो अपने किताब में नहीं बेटा, अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को लिख लो। हमारे भारत के अंदर बेटा 2024 तक बेटा याद रखना 10,000, 10,000 क्या हो, 10,000 प्लस, परंतु 10,000 का टारगेट था। 10,000 प्लस बेटा औषधि केंद्र हमारे भारत के अंदर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से बेटा याद रखना 1600 प्रकार की दवाइयां, जिसमें से आपको याद रखनी है बेटा 1600 प्रकार की दवाइयां, तथा बेटा 250 प्लस प्रकार के जो बेटा आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो सर्जिकल बेटा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पेट को चीड़ फाड़ करना है, कुछ भी समझ लो आप। ठीक है, तो ये जन औषधि पर आधारित क्वेश्चन है, याद रखना। भारत का पहला जन औषधि पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो याद रखना बेटा, भारत के पहले जन औषधि पार्क का जो शुभारंभ है वो बेटा जिस राज्य में किया गया, सोचो कहाँ पर किया जा सकता है? तो बेटा आंसर आपका होगा उत्तराखंड, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको यहीं पर बेटा चीजें औषधियों से देखने के लिए मिलती हैं। बस इतना सा क्वेश्चन था जो आपने कवर किया, लेकिन बहुत ही बेटा अच्छा क्वेश्चन था। 1 मिनट मुझे देना, 1 मिनट बस। ठीक है, तो बेटा इसका जो एक प्रोग्राम है वो, इसको किस नाम से बेसिक तौर पर हम लोग जानते हैं? तो आपको आंसर याद रखना है कि जन औषधि बेटा दिवस 2025, 4 मार्च छोड़ दो, ये पार्टिसिपेशन है। तो बेटा एक कदम याद रखना मातृशक्ति की ओर, वुमन पार्टिसिपेशन वगैरह 4 मार्च को स्टार्ट हुआ था। इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जब दिवस की बात आती है तो आप लोग को मिलाकर दिवस की डेट याद रखोगे, 7 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। 1 मिनट दो, बस एक छोटा सा एरर आ रहा है इस पे जो बोर्ड से रिलेटेड, मैं उसको सही कर दूं। गॉट इट। चलिए बेटा, तो यहां पर आपने क्वेश्चन कवर किया। अब एक क्वेश्चन के साथ आप लोग मेरे साथ करते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? पढ़ाने की या समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, यह दिवस प्रत्येक वर्ष बेटा 5 जून को आप लोग सेलिब्रेट करते हो। सर जी, बाल श्रम जो होता है इसके लिए निषेध दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बेटा याद रखना 12 जून को। विश्व रक्तदान दिवस के तौर पर कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष बेटा 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस के तौर पर कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 20 जून को। विश्व में संगीत दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व में संगीत दिवस के तौर पर बेटा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष बेटा कब मनाया जाता है? तो ये भी सेम डे आ गया आपका, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो ये भी याद रखना सेम बेटा, आप लोग 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह दिवस प्रत्येक वर्ष आपको याद रखना है 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सर जी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष, ये तो कभी किसी बच्चे को बोलना ही नहीं है। 29 जून को हम लोग प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर। सर जी, चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष आपको याद रखना है 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे रटवा चुका हूँ। विश्व में जनसंख्या दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 पे 11। तो बेटा याद रखना, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा आपके सामने अवेलेबल है। किस मंत्रालय ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का बेटा शुभारंभ कर दिया है? ऐसा कौन सा मंत्रालय है? और ये क्वेश्चन बेटा डिपेंड करता है पूरा का पूरा मंत्रालय के आधार पर। तो ऐसा कौन सा मंत्रालय जिसने बेटा महिलाओं के आधार पर, बेटा देखो सबसे बड़ी बात है इसकी जो लॉन्चिंग होगी, इसकी बेटा जो लॉन्चिंग होगी वो होगी जाकर बेटा इंटरनेशनल, इसकी जो लॉन्चिंग होगी जाकर वो होगी जाकर बेटा इंटरनेशनल वुमेन डे पर। इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे को आप लोग किस नाम से जानते हो? याद रखना बेटा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको हिंदी में कहोगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या बोलोगे बेटा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो बेटा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। आज कितनी तारीख है? 7 तारीख। तो बेटा ये योजना कल लॉन्च की जाएगी, अभी इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। इंप्लीमेंट बेटा 8 तारीख से होगा। तो दूसरी बात यहाँ पर की गई है बेटा, सुरक्षा पर आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत। बेटा देखो, जो हमारी महिलाएं होती हैं ग्रामीण इलाकों में, आपने देखा होगा महिला की सुरक्षा पर विभिन्न प्रकार के बेटा एरर आते हैं। तो महिला की सुरक्षा पर बेटा जिम्मेदार क्या होगी? आपकी पंचायत। ठीक है, क्या होगी? पंचायत। और बेटा आपको पता होगा पंचायत से संबंधित खुद एक मंत्रालय है जिसको हम लोग जानते हैं पंचायती राज मंत्रालय। जिस मंत्रालय को बेटा हम लोग जानते हैं किस नाम से? पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से। तो क्वेश्चन का आंसर भी बेटा पंचायती राज मंत्रालय होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर आपको याद रखना है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा बेटा इसका शुभारंभ कर दिया गया है। अब दूसरी बात बेटा यहाँ पे याद रखनी है, किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया? तो एसपी बघेल के द्वारा। उद्घाटन बेटा जो इसका किया गया है, इसका जो बेटा उद्घाटन किया गया वो किसने किया? तो याद रखना पंचायती राज मंत्री जो है बेटा स्टेट मिनिस्टर। यहाँ पर बेटा बात हो रही है स्टेट मंत्री की, मतलब आपके राज्य मंत्री की, जिनका नाम गुरुजी क्या है? तो याद रखना एसपी सिंह, उनका नाम है एसपी सिंह बघेल। तो बेटा जिसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया उनका नाम बन जाता है एसपी सिंह बघेल, जिसके द्वारा बेटा इसको लॉन्च कर दिया गया है। बस और कुछ आपको इसमें ध्यान बेटा नहीं रखना है। इसमें होगा क्या? बेटा कुछ नहीं होगा। याद रखना इसमें जो योगदान दिया है, इसमें आपको मैं ये भी बता दूं बेटा, इसमें जो योगदान दिया है वो किस किस का योगदान रहने वाला है? तो याद रखना बेटा इसमें योगदान दिया जो है वो दिया है, एक तो इसमें बेटा भारत सरकार है, एक तो इसमें बेटा इसमें आपकी भारत सरकार है, और भारत के सभी राज्यों में लागू करने के लिए इसमें जो मंत्रालय आया है वह मंत्रालय आया है बेटा इसमें आपका पंचायती राज मंत्रालय। और दूसरी बात याद रखना, यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्थापित यूएन वुमेन, और इसकी स्थापना बेटा कब की गई थी? संगठन की 2010 में। तो बेटा इस संगठन की सहायता से भी इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, भारत सरकार, पंचायती राज बेटा यूनाइटेड नेशन वुमेन, और दूसरी बात बेटा पंचायती राज। अब आपके एग्जामिनेशन में जो जीएस के क्वेश्चंस बेटा फंसेंगे वो कौन से फंसेंगे? एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज सारी समितियां, कब इसकी स्थापना हुई, भारत का पहला राज्य कौन सा था। और दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में पॉलिटी से, पंचायती बेटा पंचायत का गठन। ठीक है, पंचायत का गठन, पंचायत का गठन बेटा कौन कर सकता है? तो पंचायत का गठन बेटा याद रखना राज्य वो मतलब राज्य का काम होगा, और किस अनुच्छेद के तहत? तो बेटा याद रखना पंचायत का गठन आप लोग जब करते हो तो बेटा उसमें जो आर्टिकल जिम्मेदार होता है उस आर्टिकल को हम लोग आर्टिकल नंबर 40 कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब आप ये कहोगे गुरुजी आप दोनों चीजें पढ़ाते तो हम लोगों को आप पढ़ा दो पंचायती राज। बेटा कल शाम की स्टैटिक जीके में ऑलरेडी पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ा चुका हूँ, स्पेशल नहीं लेकिन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको पूरा पंचायती राज निपटा चुका हूं। इस महीने के बाद आ रहा है अप्रैल, यह भाई 29 अप्रैल, पूरा का पूरा पंचायती राज वहां पर कवर है। नहीं कवर कर किया है, परेशान हो, अभी पेपर है तो बेटा कल वाली क्लास कवर कर लो, और नहीं है तो मैं फिर ऑलरेडी आपको पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा।
तो फिलहाल में क्वेश्चन का जो आंसर था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पंचायती राज मंत्रालय क्वेश्चन का आंसर था। पूरा का पूरा बेटा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। लॉन्चिंग कहां पर हुई है तो याद रखना दिल्ली के अंदर। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन बेटा खत्म। अब बताओ मैं यहाँ पर आपको क्या कवर करवाऊं जो एग्जाम वारंटेड है। स्टैटिक कवर कर लिया, अब इसमें करंट अफेयर महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हाल ही में न्यूज में रहे हो किसी न किसी योजना से संबंधित, आओ कवर करते हैं। जो आपने कवर किए हैं भूल चुके हो, पता नहीं कब की कवर किए होंगे, लेकिन मेरे पास सब डाटा रहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पर। दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने रीसेट कार्यक्रम शुरू किया था। सबको पता है, आपकी कॉपी में कहीं लिखा रखा होगा, लेकिन कब याद करोगे, भूल गए होगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती कि हर बच्चे को क्वेश्चंस के आंसर डेली में बेहतर तरीके से रिवीजन भी करवा सकूं। तो बेटा दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने रीसेट कार्यक्रम शुरू किया था। रीसेट कार्यक्रम शुरू करने वाले जो मंत्रालय था टूरिज्म था, एग्रीकल्चर था, डिफेंस था, नहीं बेटा याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इत्यादि। गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है। किस मंत्रालय के अधीन बेटा ये गणतंत्र दिवस पर परेड होती है। डिफेंस मिनिस्ट्री। क्या होगा आंसर बेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगला देखिए तीसरा, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन हुआ है। अमेजिंग क्वेश्चन बेटा जो सोच पर परे है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 जो जारी किया गया था उसमें ऐसा कौन सा मंत्रालय था जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है भैया। तो ऐसा जो मंत्रालय है सबसे ज्यादा पैसा जिसको मिला है उसका भी नाम बेटा आप लोग सेम याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, अभी आप ये कहोगे कितना मिला है क्या मिला है, तो बेटा ये सिर्फ टूटा पॉइंट में बढ़ाता हूँ स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में हिट होते हैं, इसलिए मैं जरूर पूरा डालता हूँ। अगर मैं चाहूँ टाइम बचाने के लिए तो मैं सिर्फ क्वेश्चन डाल दूं 5 एक स्लाइड पे बस खत्म, नहीं, लेकिन मैं क्यूज डालता हूँ ताकि आपको वही कंटेंट मिले एग्जामिनेशन में। ठीक है, बाकी डिटेल में ऑलरेडी हम लोग जब बजट का क्वेश्चन आएगा तो बजट पे निपटा देंगे। बेटा मार्च 2025 तक वर्तमान के गृह मंत्री कौन है बेटा, वो पुराने ही हैं अपने, नाम क्या उनका याद रखना बेटा, अमित शाह। और ये इनके पास और कौन सा मंत्रालय है, याद रखना बेटा सहकारिता और गृह दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2025 तक वर्तमान वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री का नाम क्या है, तो याद रखना बेटा निर्मला सीतारमण, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली महिला निर्मला सीतारमण। और हाल ही में क्या हुआ बेटा, हमारे देश के जो एस जयशंकर जी जो है हमारे बेटा सुब्रमण्यम जयशंकर जी विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर, अभी हाल ही में उनके ऊपर बेटा एक हमला हुआ और उनके सामने भारतीय जो झंडा होता है बेटा इसका अपमान किया गया, उसको फाड़ा गया है। ये घटना हुई है बेटा लंदन के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 2 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने के लिए रोपवे परियोजना को बेटा मंजूरी दे दी है। अब क्वेश्चन जो आता है तो ये फोकस्ड क्वेश्चन है, कैसा है फोकस्ड, और ये क्वेश्चन करंट अपडेट स्टैटिक से रिलेटेड बनता है। और यहाँ से स्टैटिक जो बनती है वो बनती है वैष्णव धर्म से, क्योंकि ज्योतिर्लिंग शब्द का जब भी बेटा हम लोग प्रयोग करते हैं, और ज्योतिर्लिंग ठीक है बेटा, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, तो बेटा जब हम लोग बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की, बेटा ज्योतिर्लिंग जो शब्द है ये समर्पित किसको है, तो ज्योतिर्लिंग जो बेटा शब्द है ये बेटा लॉर्ड शिव को समर्पित है। ठीक है, हम लोग किसकी पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो लॉर्ड बेटा शिव को समर्पित है। जो लॉर्ड शिव पे बेटा सर्व जो संबंधित हैं, तो टोटल हमारे भारत के अंदर अगर मैं आपसे बेटा ज्योतिर्लिंगों की संख्या पूछ दूं तो हमारे भारत के अंदर कुल बेटा 12 ज्योतिर्लिंग है। और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा सोमनाथ। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो बेटा है यहीं से शुरुआत की जाती है, अगर आप 12 घूमना चाहते हो शुरुआत यहीं से होती है। ये गुरुजी कहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, याद रखना बेटा गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है। गुजरात भारत का वो राज्य है जहां पर सिर्फ एक ही ज्योतिर्लिंग है जिसको बेटा हम लोग सोमनाथ के नाम से जानते हैं, जिस पर बहुत सारे हमले हुए थे, परंतु दोबारा लास्ट टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। यहां तक बेटा आपको डाटा याद रखना है। लेकिन अब आओ मुद्दे पर। अब बेटा जो न्यूज हमारी है वो ये कह रही है भारत के अंदर पहली बार बेटा ऐसा हुआ है कि ज्योतिर्लिंगों से संबंधित बेटा जो 2 ज्योतिर्लिंगों को जोड़कर बेटा रोपवे बनाया जा रहा है, ताकि आप बेटा ज्योतिर्लिंग जो होते हैं उनकी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से कर सको। तो बेटा दो ज्योतिर्लिंग तो काफी राज्यों में है, परंतु इस प्रकार का रोपवे का निर्माण कहाँ हो सकता है जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हो, वो होती है उत्तराखंड के अंदर। तो क्वेश्चन का बेटा आंसर कुल मिला के आपका बनता है, थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो आपका उत्तराखंड बनेगा। उत्तराखंड के बेटा 2 ज्योतिर्लिंग इसमें जोड़े गए हैं, अब वो भी ऑप्शन में नहीं है, हद कर दी आपने। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन का आंसर आप मार दीजिए,
क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा जाके बेटा कौन सा, उत्तराखंड। कोई बात नहीं, कभी कभी एरर हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ, इट्स ओके, नो इशू। तो क्वेश्चन का आंसर जो बना था बेटा वो हमारा उत्तराखंड बन जाता है। अब आप मुझसे पूछोगे गुरुजी दो ज्योतिर्लिंग कौन से हैं जिन पे इनको जोड़ा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखना एक तो बेटा दो स्थान आपको याद रखने हैं, एक आपका सोन प्रयाग जो ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, परंतु बेटा जो है वो है आपका सोन प्रयाग से बेटा आप लोग कहाँ तक जाओगे, केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, केदारनाथ तक जाओगे। यहाँ तक बेटा ये पहला रोपवे है जिसकी कुल मिला के लंबाई बेटा 12.9 किलोमीटर रहने वाली है। कितनी, 12.2 किलोमीटर बेटा रहने वाली है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, ठीक है। और याद रखना बेटा ये कहां पर है, ये आपका जो बेटा केदारनाथ केदारनाथ है ये कहां पर है, रुद्रप्रयाग जिले में है, और इसकी ऊंचाई 3583 मीटर है, जो पेपर में काफी ज्यादा पूछी जाती है। कितनी ऊंचाई है, तो याद रखना बेटा 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। और जिला आपको याद रखना बेटा रुद्रप्रयाग जिला। पेपर में फीट पूछ दिया जाए, 11,968 फीट की ऊंचाई पर बेटा ये स्थित है। मैंने आपको ये डिटेल इसलिए बताई क्योंकि बेटा पेपर में लगभग में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। दूसरी बात आप याद रखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत कितना पैसा खर्च हो जाए गुरु जी ये भी बता दो। इसके तहत याद रखना बेटा 4,081 बेटा 28 करोड़ रुपए इस परियोजना पर साथियों सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। ये आपका पूरा डाटा कवर हो गया। ये तो बेटा आपका हो गया रोपवे नंबर प्रथम, रोपवे नंबर बेटा आपका प्रथम। अब आ जाइए रोपवे नंबर बेटा, अब यहीं पर आ जाइए रोपवे नंबर बेटा आपके द्वितीय पर। तो रोपवे नंबर जो बेटा आपका दूसरा बनेगा, ये वो रोपवे है जो गोविंद घाट से बेटा स्टार्ट होगा उत्तराखंड के। जो कहां से स्टार्ट होगा बेटा याद रखना, जो आपके गोविंद घाट से स्टार्ट होगा, और गोविंद घाट से बेटा स्टार्ट होकर कहां तक ले जाएगा, हेमकुंड साहिब तक। ये कहां तक ले जाएगा, हेमकुंड बेटा, ये आपके हेमकुंड साहिब तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा, हेमकुंड साहिब तक ले जाएगा। इसका बेटा डाटा तो याद रखना 12.4 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके तहत बेटा 2730 बेटा 13 करोड़ रुपए, CRORA 13 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर साथियों खर्च कर दिए जाएंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा डाटा रहेगा। बस ये दो ऐसे रोपवे हैं जो भारत के अंदर पहली बार बेटा जो ज्योतिर्लिंगों पर आधारित है, ठीक है। तो इनका शुभारंभ वर्तमान में भारत के किस राज्य के अंदर किया गया, तो सेम बेटा क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो भी आपका उत्तराखंड रहेगा, ठीक है। तो भारत के अंदर हाल ही में बेटा दो रोपवे ज्योतिर्लिंगों पर जो आधारित हैं, इनका शुभारंभ कहां पर किया गया, तो आप लोगों का आंसर आएगा गुरुजी उत्तराखंड के अंदर इसका शुभारंभ कर दिया जाता है। बस इतना सा क्वेश्चन था जो आपने मेरे साथ कवर किया है। पढ़ाने के लिए मैं आपको घुमा घुमा कर बताने क्या क्या बता दूं, लेकिन कोई बेटा मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले में याद रखना केदारनाथ 12.9 किलोमीटर 3583 मीटर सबसे ऊंचाई पर स्थित है। 4081.28 करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बेटा जो आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे, वो जिस आधार पर क्वेश्चन बनेंगे वो आधार बेटा सिर्फ एकमात्र होगा ज्योतिर्लिंग। तो आइए ज्योतिर्लिंग पर किस आधार पर बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार उनको अपनी नजरों से देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चन आपको मैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग पढ़ा देता हूं, और याद रखना बेटा मैं इस बात को नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बस ये नहीं होता है ना कि कभी अभी हम लोगों के यहाँ पर गांव में मम्मी इत्यादि वगैरह हम लोगों को क्या करती हैं, कोई चीज बोल देती हैं, भगवान ऐसा हो जाए हम ऐसा करेंगे, होगा देखा होगा आपने, पर ऐसी मैं बात आपसे नहीं बोलूंगा। इतना जरूर बोलूंगा लाइफ में कभी टाइम मिले, कभी इस काबिल हो जाओ, भगवान इस काबिल आपको बनाए कि आप लोग एक बार ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर पाओ। तो बेटा भारत के अंदर कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और हो सके तो मम्मी पापा में से किसी एक को या फिर दोनों मम्मी पापा को साथ लेकर आप अपने वाहन से मम्मी पापा को जरूर घुमाइए 12 की 12 ज्योतिर्लिंग। लाइफ में कुछ हो या ना हो, जो भी हो, है ना, टारगेट मत दो खुद को, दिमाग में रखो कि हाँ हम ऐसा करेंगे, ना भगवान से कहो कि हम ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करें, नहीं, नॉर्मल अपने श्रद्धा के अनुसार, ठीक है। ऐसा मतलब बस ऐसे मैंने कह दिया आप लोगों से, बाकी आपकी मर्जी। तो बेटा ये आपको डाटा याद रखना है, दो रोपवे आपने कवर किए, हेमकुंड साहिब रोपवे और एक का नाम है केदारनाथ रोपवे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात बेटा इंपॉर्टेंट कौन कौन से एक बार इनको देख लो, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, सारे आपको रटे होने चाहिए। सोमनाथ सबसे इंपॉर्टेंट बेटा गुजरात में है। फिर आपका मल्लिकार्जुन बेटा आंध्र प्रदेश में, नाम के अनुसार मल्लिकार्जुन।
महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है बेटा। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। केदारनाथ उत्तराखंड में है। भीम शंकर महाराष्ट्र में है। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ हमेशा एक नाम है, काशी उत्तर प्रदेश में तो विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। बैद्यनाथ झारखंड में है। नागेश्वर बेटा गुजरात में है। रामेश्वर तमिलनाडु में है। और गरुड़ेश्वर आपको याद रखना महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा अगर आपके पेपर में आ जाए ज्योतिर्लिंग वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 है। कौन कौन से सर जी महाराष्ट्र के अंदर 3 है? गरुड़ेश्वर महाराष्ट्र में है बेटा, आपका त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, आपका भीमशंकर महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखने हैं जो पेपर में काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। वही मध्य प्रदेश आपके सामने है बेटा, जो 2 के साथ महाकालेश्वर ओंकारेश्वर। सेम है बेटा, आपको उत्तराखंड में भी आपको मिल जाएंगे। वेयर इज उत्तराखंड बेटा, उत्तराखंड के अंदर आपको एक केदारनाथ याद रखना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस प्रकार से बेटा आपके सामने क्वेश्चंस थे। आगे जब आप बढ़ोगे बेटा, और बहुत सारे लोग बेटा मतलब हर ईयर करोड़ों बेटा लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपने कवर किया ज्योतिर्लिंग का। अब आ जाओ आपके पेपर में, ज्योतिर्लिंग से घुमाकर क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं समझिए। कुल मिला के 9 से 10 क्वेश्चन है, और इनमें बोर मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये यही कंटेंट आपके पेपर में छपेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे बने हैं। देखो समझो एक बार, किस राज्य में, मैंने क्या कहा था, मोस्ट एक्सपेंसिव सेशन आज का है। किस राज्य में स्थित ज्योतिर्लिंग को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया? ये प्योर करंट अफेयर दे दी कि ऐसा कौन सा ज्योतिर्लिंग है, किस राज्य के अंदर ज्योतिर्लिंग है जिसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो याद रखना बेटा ओंकारेश्वर को, जो मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? घुमा दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन। बेटा महाराष्ट्र में कितने हैं? 3 है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई स्टेट से स्पेशल क्वेश्चन पूछ दे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कोई ना कोई पैटर्न होता है। और इस क्वेश्चन के पीछे मैंने पैटर्न ही छुपा रखा है, क्या कि महाराष्ट्र में लोगों को पता है 3 है, सबको पता है बेटा। भीमाशंकर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, गरुड़ेश्वर महाराष्ट्र में, ओंकारेश्वर बेटा मध्य प्रदेश में। खत्म क्वेश्चन। अगला देखिए, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ अभी पढ़ाया। काशी विश्वनाथ का संबंध बेटा उत्तर प्रदेश सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन वो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन पूछ दिया काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किस नदी के तट पर है? तो बेटा काशी किस नदी के तट पर है? गंगा पर। तो क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो गया? गंगा। लॉजिकल आंसर दीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण कार्य की योजना बनाई थी? याद रखना ऑफिशियल विजिट के साथ महाकालेश्वर। अगला देखिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है? सोचिए। अब ऑप्शन देखो बेटा, रामायण में क्या मिल सकता है? दिमाग लगाओ, नहीं मिल सकता। महाभारत में नहीं गुरुजी। शिव पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण मिल सकता है? नहीं। करेक्ट आंसर, लॉजिकल भी दोगे तो भी आपका आंसर शिव पुराण ही होगा। अगला देखो, भारत का एकमात्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कौन सा माना जाता है? तो भारत का एकमात्र स्वयंभू जहां पे लोग सबसे ज्यादा यात्रा करने के लिए जाते हैं, महाकालेश्वर। 7 पे आओ, किस ज्योतिर्लिंग को बेटा 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान दिया गया है? मैंने क्या बताया? सोमनाथ। अगला देखिए 8वां, किस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है? बेटा मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है। और अंतिम, किस ज्योतिर्लिंग की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है? अभिषेक जरूर कीजिए। अभिषेक मतलब वो दूध का चढ़ावा जो होता है बेटा, ये कौन से पे है? महाकालेश्वर पर। दूध का जो चढ़ावा होता है या पूजा में बेटा जो अभिषेक की प्रक्रिया होती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज का क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का पहला परीक्षण किया गया है? स्वदेशी का मतलब गुरुजी क्या है? अब मेरी बात समझिए पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखो बात ये है बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की, और वो भी एयरक्राफ्ट में, जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा आपकी सपोर्ट सिस्टम की, तो देखो एयरक्राफ्ट में सपोर्ट सिस्टम किसका हो सकता है? तो याद रखना बेटा 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसमें को चलाने वाले बेटा व्यक्ति की लाइफ इंपॉर्टेंट है, और दूसरी भारत की बेटा जो एयरक्राफ्ट है ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एयरक्राफ्ट, और ये भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों की। तो याद रखना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेटा लाइफ। तो लाइफ के लिए याद रखना ऑक्सीजन सिस्टम, इमरजेंसी पर्पज में। ठीक है, ऑक्सीजन बेटा सिस्टम जो होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का इश्यू हो जाता है, तो ऑक्सीजन के लिए बेटा याद रखना भारत में पहली बार स्वदेशी सिस्टम बनाया गया। भारत का बेटा पहला, क्योंकि हम लोग विदेशों से अपनाते थे, परंतु भारत का पहला बेटा यह स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब क्या होता है बेटा? स्वदेशी का मतलब होता है आत्मनिर्भर था, जो हमने खुद बनाया है।
भारत का पहला बेटा स्वदेशी सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम हम लोगों ने बनाकर तैयार किया है। तो किस एयरक्राफ्ट में इसका पहली बार प्रयोग किया गया, किस लड़ाकू विमान में? परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसने बनाया है, तो याद रखना बेटा मेड बाई, कौन बना सकता है? तो याद रखना बेटा मेड बाई डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाकर तैयार किया गया। आंसर क्या होगा? HAL ध्रुव होगा बेटा, मिग 29 होगा, राफेल होगा? नहीं बेटा, राफेल हो ही नहीं सकता, वो फ्रांस इंटीग्रेटेड है। आंसर याद रखना आपका तेजस। तो हमारे भारत के पास बेटा जो लड़ाकू विमान है उसका नाम है तेजस। तेजस को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? तेजस को हम लोग बेसिक तौर पर LCA, न्यूज में हमेशा LCA तेजस आपको देखने के लिए मिलता है। परंतु बेटा LCA तेजस या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, HAL तेजस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं सर जी HAL तेजस के नाम से? क्योंकि मेरे भाइयों ध्यान से मेरी बात को समझना, HAL तेजस का बेटा जो निर्माण था, देखो करंट अफेयर कितनी तेजी से आपके पास आएगी। इसका जो निर्माण था बेटा वो किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्तमान में न्यूज में है, क्यों? क्योंकि भारत की साथियों यह 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। कहां करंट अफेयर स्टार्ट हुई, स्टैटिक आ गई, फिर स्टैटिक की फिर करंट, देख रहे हो हर चीज। अब यहाँ पर आप जो मर्जी आओ उतने टॉपिक कवर कर सकते हो बेटा। जिस हिसाब से मैं आपको स्टैटिक या करंट पढ़ाता हूँ, अगर इसी हिसाब से आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में पढ़ना चालू कर दो, पहला सिलेक्शन तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता है। बस यही जो मैं इसमें कर रहा हूं वो आपको अदर सब्जेक्ट में करना है बस, और बेटा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है? ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम कितनी ऊंचाई तक काम कर सकता है? तो याद रखना बेटा 50,000 फीट की ऊंचाई पर। 50,000 फीट की ऊंचाई पर अगर आप हो और ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो भी आपको किसी भी प्रकार की बेटा कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आत्मनिर्भर टेक्निक के तहत इसको बनाया गया है। ओके गुरुजी, अब गुरुजी आइए एक स्टैटिक पॉइंट पर। तो LC तेजस के स्थान पर आप लिखिए बेटा HAL तेजस के बारे में, क्यों, क्या, कैसे है और क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के अंदर कब इंक्लूड किया गया, किसने बनाया है, वो यहाँ पर आप ऑलरेडी लिख चुके हो। तो आओ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली पॉइंट देखो बेटा। सबसे बड़ी बात, इसको डिजाइन किया और डेवलप्ड किया है। दो चीजें होती है, एक डिजाइन करना और बेटा एक डेवलप्ड करना। ये दोनों काम जो किए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही किए। समझदारो DND का मतलब क्या होता है बेटा? डिजाइन एंड डेवलपमेंट। पहला पॉइंट खत्म हुआ। हाँ सर जी। और जी ये बताइए, जब ये इसको हमारे भारत के अंदर शामिल कब किया गया था? बेटा याद रखना, जब भारत में इसको शामिल किया गया 2003 में। कब किया गया बेटा? याद रखना 2003 में इसको शामिल किया गया। परंतु बेटा इसको HAL के द्वारा बनाकर निर्माण कब कर दिया गया था? 2001 में। तो 2003 में क्या हुआ? वायुसेना को सौंप दिया गया। जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान सौंपा जाता है तो किसी को रिप्लेस किया जाता है। तो गुरुजी इसने रिप्लेस किसको किया था, किसके स्थान पर गुरुजी ये आया था? तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा बेटा, मिग 21। तो याद रखना मिग 21 का इसने स्थान लिया था और मिग 21 के स्थान पर ही आ गया था। किसके द्वारा बेटा ऐड किया गया था? तो याद रखना ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। किसकी सरकार में? अटल बिहारी बेटा जो वाजपेयी थे उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा बेटा इसका इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है सर, हम बात समझ गए। अब एक और गहन क्वेश्चन, हमारे भारत के अंदर टोटल कितने हैं? तो बेटा याद रखना भारत के अंदर अगर इनकी टोटल यूनिट की बात की जाए, कुल मिलाकर बेटा याद रखना आपके 38 हैं, जिसमें 17 याद रखना बेटा आपके प्रोटोटाइप है, जिनका प्रयोग ना के बराबर, जिनका प्रयोग बेटा लड़ाकू विमानों में जो लोग सीखते हैं उनके इत्यादि में किया जाता है। सर जी इसको इसका इंट्रोडक्शन जो हुआ था अहम वायुसेना के साथ में वो कब हुआ था? याद रखना है 17 जनवरी का दिन था और बेटा बात है आपके 2005 की। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहली फ्लाइट बेटा जो थी, जो आपकी पहली फ्लाइट थी, इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो आई कब थी? तो याद रखना इसका पहली जो फ्लाइट थी बेटा, जैसा कि ऊपर 2001 लिखा है तो 4 जनवरी 2001 को। किसके द्वारा? HAL के द्वारा। ओके सर। अब आप ये कहोगे सर जी एक बात बताओ, हमारे भारत के अंदर एक चीज और होती है, कोई चीज हम लोगों ने बनाई है उससे भी बेहतर बनाते हैं, तो इससे बेहतर हमारा भारत क्या कर रहा है? तो भैया बेटा याद रखना इससे बेहतर हमारा भारत इसी को अपडेट कर रहा है। और बेटा जब भी किसी चीज को अपडेट किया जाता है तो क्या होता है, कुछ नया मिलता है। तो इसमें हम लोगों को नया क्या मिल रहा है? तो बेटा उसका नाम रहेगा तेजस MK2। क्या रहेगा? तेजस, उसका नाम रहेगा बेटा तेजस MK2 इसका नाम रहेगा।
रट लो इस क्वेश्चन को। वर्तमान में तेजस HAL, तेजस या LCA, तेजस है, उसके स्थान पर बेटा जो आएंगे वो होंगे तेजस MK2। बस इतना क्वेश्चन था, लेकिन बेटा था बहुत कायदे का, क्योंकि इसमें मैंने करंट स्टैटिक हर चीज साफ साफ अक्षरों में लिखी हुई है। जो चीज ना समझ में आए तुरंत बता देना। कुछ बच्चे इस क्लास में जो कहते हैं गुरुजी आपकी क्लास में वॉचिंग या बच्चे इसलिए कम होते हैं क्योंकि आप इंग्लिश में लिखते हो। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं अगर हिंदी में लिखूं मुझे खुद शर्म आ जाए, तो मैं क्या हिंदी में इंग्लिश में लिख दूं, HAL हिंदी में लिख दूं, DRDO हिंदी में लिख दूं, ऐसी कौन सी अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हिंदी में लिख दूं। अगर जो बच्चे इनको भी हिंदी में चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई छोड़ दो। सीधी बात है, और मैंने सीधी ही आप लोगों से कह दी है, इतना ही बेसिक। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा बेटा क्वेश्चन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर आधारित था। अब आ जाओ भारत के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी बेटा करंट अफेयर इन एयरक्राफ्ट से है, एक नजर में आप लोग मेरे साथ कवर करोगे, दिल आपका खुश हो जाएगा। ये आपके सामने है बेटा तेजस। ठीक है, अब देखना आगे बढ़िए, बहुत मजा आएगा उस क्वेश्चन कवर करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो तेजस से आपने कवर नहीं की हैं, अभी और कवर करोगे। तो सबसे पहले बेटा आपके सामने तेजस लाइक राफेल टाइप आपको दिख रहा होगा ये बेटा, तेजस LCA तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजेनस बेटा अस्त्र मिसाइल। हाल ही में ये करंट अफेयर ही है रिसेंटली का। तेजस LC जो हमारा है बेटा HAL के द्वारा निर्मित जो हमारा जेट फाइटर है, इसने कौन सी मिसाइल को माउंट करके बेटा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो याद रखना अस्त्र मिसाइल, आत्मनिर्भर भारत की ओर। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चंस के आधार पर क्वेश्चंस। भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा था? स्टैटिक जीके है, अब आप ये नहीं कह सकते अब ये तो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं, मुझे पता है ना क्या आएगा। तो भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा था बेटा? उसका नाम था मैरुत। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस विमान को लगातार दुर्घटनाओं के कारण फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना गया, जिसके स्थान पर तेजस आया? सबको पता है गुरुजी, MiG-29 अभी आपने पढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारत द्वारा विकसित किया जा रहा पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू जेट है जिसको भारत बेटा ऐड कर रहा है? उसका नाम है, ये भारत का नया है जो भारत का है खुद का, तो याद रखना है AMCA। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMCA? AMCA का फुल फॉर्म होता है मीडियम सॉरी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारतीय वायुसेना के पास कितने ऑपरेशनल कमांड हैं? इंडियन नेवी की कमांड कितने हैं, कोस्ट गार्ड की कितने हैं, नेवी के कितने हैं, इसी प्रकार से आर्मी कितने हैं, इसी प्रकार से एयरफोर्स के कितने हैं। तो ऑपरेशनल की बात की गई है एयरफोर्स की, तो याद रखना बेटा कुल मिलाकर 7 हैं। कौन सा इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला परिवहन विमान है बेटा? भारत का परिवहन विमान कौन सा है? परिवहन विमान जिसमें हमारा भारत बेटा जिसमें हमारा इंडियन एयरफोर्स का है, वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाते, लिखा होता है भारतीय वायुसेना, जिसमें जिसमें लोग बैठ के जाते हैं ना, ऐसा ही एक होता है जिसमें सामान जाता है, वो भारतीय वायुसेना के कलर से रंगा होता है, ठीक है, ग्रे डार्क, तो उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। रट लो भैया ये चीजें। छठवा, इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एरोबेटिक टीम ऑफ इंडिया? क्या कहते हैं उसको? हमारे जो भारत की है बेटा उसको कहा जाता है सूर्य किरण। क्वेश्चन नंबर 7, किस इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन ने 1990 में कुवैत से फंसे भारतीयों को बचाने की मदद की थी? रिसेंटली मूवी आई है एयरलिफ्ट, उसमें अक्षय कुमार पाल जी हैं। तो आंसर क्या याद रखोगे बेटा? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एयरलिफ्ट। 8, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा एयर स्पेस जो है बेटा वो कौन सा है? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बालाकोट हवाई हमला हुआ था 2019 में, सबको पता है, पुलवामा अटैक का बदला लिया था। तो बालाकोट हवाई हमले 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस विमान का उपयोग किया था बेटा? मिराज 2000 का, मिराज 2000। 10 देखिए, इनमें से कौन सा विमान मुख्य रूप से टोही और निगरानी के लिए भारत उपयोग करता है बेटा? DRDO के द्वारा निर्मित नेत्र। और आज का अंतिम क्वेश्चन इसी से संबंधित है, DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू विमान का नाम क्या है? उसका नाम बेटा है रुस्तम। क्या नाम है उसका बेटा? रुस्तम। और एक बात और याद रखिए, हमारे भारत के अंदर तेजस को किस नाम से जाना जाता है? शमशेर के नाम से। ठीक है, तेजस को बेटा हम लोग शमशेर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, हाल ही में किस शहर को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्योत्सव
2025 के आयोजन के लिए चुना है? भारत का बेटा सबसे बड़ा साहित्य फेस्टिवल कौन सा है? ठीक है, पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारत का सबसे बड़ा, ठीक है बेटा, भारत का सबसे बड़ा साहित्य मेला। मेला वाला टॉपिक पूरा कर चुके हो? नहीं गुरुजी, क्यों? क्योंकि कल मैं कवर करा चुका हूँ साहित्य का, सॉरी मेला सबसे बड़ा टॉपिक, 5-6 क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं सारे। तो भारत का सबसे बड़ा बेटा साहित्य जो मेला है, साहित्य बेटा जो आपका मेला है जिसको आप इंग्लिश में फेयर कहते हो, वो कौन सा है? तो याद रखना बेटा, वो साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित, वह है आपका साहित्य अकादमी द्वारा, ठीक है, वह है बेटा साहित्य अकादमी द्वारा जो आयोजित किया जाता है, और जिसको हम लोग बेटा किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना साहित्योत्सव के नाम से। साहित्योत्सव किस नाम से? तो याद रखना बेटा साहित्योत्सव के नाम से, जिसको हम लोग साहित्योत्सव के नाम से साथियों जानते हैं। ओके गुरुजी, आप बताइए कब से कब तक, आज की डेट क्या है सर? 7 तारीख है, तो याद रखिए बेटा 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा? तो याद रखना है आपको 12 मार्च तक, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको 2025। अब आप ये करोगे इसका शुभारंभ कहाँ होगा, आप खुद दिमाग लगाओ, इसका शुभारंभ हो कहाँ सकता है? तो नो बेटा, सीधी बात, नो बकवास, इसको जो होस्ट किया जाएगा बेटा ये आपके दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर बेटा होस्ट होगा? ये दिल्ली में, परंतु दिल्ली में किस स्थान पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना बेटा दिल्ली, आप लोग भारत मंडपम नहीं बेटा, वो आधिकारिक समिट के लिए है। तो दिल्ली के अंदर के स्थान जिसको हम लोग बेटा रविंद्र भवन के नाम से जानते हैं, तो दिल्ली के रविंद्र भवन के अंदर बेटा इसका क्या होगा? आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव भी है, एशिया लार्जेस्ट, इंग्लिश में क्या लिखोगे? एशिया लार्जेस्ट साहित्य फेयर, ठीक है, यानी कि बेटा एशिया का सबसे बड़ा ये साहित्य मेला बेटा बन जाता है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा बेटा क्वेश्चन समाप्त, ठीक। इसका उद्घाटन कौन करेगा गुरु जी? तो याद रखना अकादमी के, ठीक है, अकादमी के बेटा जो सचिव हैं, इसका जो उद्घाटन समारोह होगा तो बेटा अकादमी के सचिव को हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी, उनका नाम है बेटा डॉक्टर के, उनका नाम है डॉक्टर के श्रीनिवास। तो क्या याद रखना है ब्रो? या ये रखना है कि अकादमी के सचिव डॉक्टर के बेटा श्रीनिवास राव, श्रीनिवास राव, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। तथा साथियों याद रखना संस्कृत मंत्री, नाम क्या हमारे भारत के संस्कृत मंत्री का? क्योंकि बेटा संस्कृत मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है, तो संस्कृत मंत्रालय के बेटा, संस्कृत मंत्रालय के जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? तो याद रखना बेटा गजेंद्र सिंह शेखावत, नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत एक तरफ आपको बेटा मिलेंगे देखने के लिए, और दूसरी तरफ बेटा पूरा डाटा मिल जाएगा। तो अकादमी के सचिव बेटा डॉक्टर के श्रीनिवास राव तथा संस्कृत मंत्रालय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। कितनी भाषाओं का अब की बार इसमें प्रयोग होगा? तो याद रखना बेटा 50+ भाषाएं अब की बार इसमें अवेलेबल होंगी। आयोजन जो होगा बेटा 50+ भाषाओं में अब की बार साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य का शुभारंभ किया जाएगा। लगभग बेटा 700+ अब की बार इसमें लेखक जो है वह साथियों इसमें शामिल किए जाएंगे। टोटल अगर आपसे पूछ दिया जाए गुरुजी इसमें कुल मिलाकर इवेंट कितने होंगे, अब की बार बेटा याद रखना 120 इसमें इवेंट साथियों किए जाएंगे। इसका सर जी क्या आप बता सकते हो इसकी थीम क्या है? तो बेटा इसकी थीम आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में याद रखनी है। अच्छा हाँ, इसकी हिंदी में क्या है इस वर्ष की थीम? तो याद रखना भारतीय साहित्य। इस वर्ष की जो थीम रहेगी बेटा वो रहेगी भारतीय साहित्य। ओके, क्या याद रखना है बेटा? भारतीय साहित्य परंपराएं। क्या रहेगी बेटा? भारतीय साहित्य परंपराएं वर्ष 2025 की साथियों क्या रहेंगी? यहाँ पर थीम रहेगी, बस और कुछ इसमें नहीं है। लेकिन अब ये तो आप ये कहोगे ये तो सर आपने प्योर करंट बता दिया जो होने वाला है। स्टैटिक बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को मिला, कब दिया जाता है, कितने पुरस्कार इसके तहत दिए जाते हैं, सब कुछ पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आंसर तो बेटा आपका जो था वो दिल्ली था। एक झलक आप लोग इस इमेज पे डालो ताकि ना जाओ। तो साहित्योत्सव फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर 2025 लेटर्स ऑफ 2025, इसको फेस्टिवल ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। 2025 में शुभारंभ होगा। आयोजन 7 से लेकर 12 मार्च 2025 तक दिल्ली रविंद्र भवन में। ये तो हो गया क्वेश्चन समाप्त।
अब बेटा जो जो चीजें शुरुआत होती हैं वो आपके सामने यहाँ से है, यहाँ से नहीं, पहले आप मुद्दे की बात पे आओ, सब दूंगा भैया, यहाँ से स्टार्ट करो पहले। सबसे बड़ी बात आती है बेटा साहित्य अकादमी की, बनी कब? साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। प्रदान करने वाली संस्था साहित्य अकादमी, जो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। 22 भाषाओं, साहित्य अकादमी ये पुरस्कारों की बात हो रही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिए जाते हैं जो 8वीं अनुसूची में है, परंतु कुछ ऐसी भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, वो है इंग्लिश और राजस्थानी। इनको मिलाकर यह पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्या है, पुरस्कार की विधाएं क्या है? ये पुरस्कार बेटा उपन्यासकारों को, कहानी संग्रह वालों को, कविता संग्रह में, नाटक में, निबंध में और समीक्षा में दिया जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है कुल कितनी विधाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो 6, 1 2 3 4 5 6, उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, नाटक, निबंध, समीक्षा। देख रहे हो किस क्या लेवल में आपको पढ़ा रहा हूं आज। आगे बढ़िए बेटा, पुरस्कार जो स्वरूप है वो क्या है? इसके तहत आपको 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है, एक ताम्रपत्र मिलता है और एक बेटा आपको शॉल मिलती है। ठीक है सर, समझ गए? बेटा प्रमुख विजेता आपके सामने है हिंदी साहित्य के, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं इंग्लिश में बताऊंगा। तो सबसे पहले याद रखिए 1955 में बेटा माखनलाल चतुर्वेदी ने जीता हिम तरंगी के लिए, प्रथम हिंदी विजेता। उसके बाद 1971 में बेटा नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान के लिए, 1985 में निर्मल वर्मा बेटा काया पलट के लिए, 2002 में जीता गुलजार ने बेटा यार गुलाहे ने। ये सर आपने बीच में क्यों डाल दिया? गुलजार का निधन हो गया। अमेजिंग क्वेश्चन है भाई। और 2024 का देखो करंट अपडेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, स्टैटिक में ही करंट शामिल है। 2024 का जो अंतिम है बेटा, मैं जब तक बाहर आई, या जब तक बेटा आई बाहर, इस नोवेल के लिए यह पुरस्कार गगन गिल को दिया गया। स्टैटिक करंट दोनों शामिल। तो इस 2 स्लाइड में आपने मेरे साथ संपूर्ण डाटा पढ़ लिया है। और बढ़िए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार भी है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2011 से शुरू हुए, जो 18 से 35 वर्ष की आयु के वर्ग के दिए जाते हैं। पेपर में आ सकता है 2011 में स्थापित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस एज के लोगों को दिए जाते हैं? तो आंसर 18 से 35 के बीच के। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2010 से स्टार्ट हुआ, जो बच्चों से संबंधित हैं, बाल साहित्य 18 से नीचे वाली उम्र के। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, यह अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। याद रखना, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान, जो हाल ही में किसको मिला? नहीं, ये पहले याद रखिए पहला किसको मिला था। तो बेटा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1968 में दिया गया था पहली बार। अभी हाल ही में 2024 का बेटा रस्किन बॉन्ड को। करंट अफेयर शामिल। आगे, भारतीय लेखिका जिसने हिंदी साहित्य के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था, उनका नाम था गीतांजलि श्री। बेटा याद रखना, रेत समाधि वर्ष 2000, टॉम इन द सैंड इसका नाम था, 2022 में जीता था। अमेजिंग, क्या कंटेंट है सारे बेटा आपने डाटा कवर किया। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इतना कवर कर लिया स्टैटिक का, अब आओ बेटा मुद्दे पर। साथियों मुद्दा यह है कि आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में जो पेपर में आ सकते हैं, 2024 का डाटा। साहित्य अकादमी पुरस्कार बेटा जो है 21 भाषाओं में अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। अब की बार सिर्फ 21 भाषाओं में दिया गया 2024 का। पहला क्वेश्चन ये बनता है अब की बार कुल कितनी भाषाओं में? तो 21 भाषाओं में। बेटा इंग्लिश भाषा में जो पुरस्कार है वो बेटा याद रखना कवियत्री गगन गिल को दिया गया। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं गगन गिल को, मैं जब तक आई बाहर के लिए। इंग्लिश में यह पुरस्कार दिया गया है इंग्लिश भाषा में यह पुरस्कार दिया गया, अंग्रेजी भाषा में बेटा ये दिया गया ईस्टर्न किरे को। उनका उपन्यास इंग्लिश का स्पिरिट नाइट्स, इसके लिए। सेम है बेटा राजस्थानी भाषा में कवि मुकुट मणिराज को उनकी कृति गांव और अम्मा के लिए उनको दिया गया है। ये हो गए 3 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी। अब आ जाओ बेटा आपकी पंजाबी में। बेटा पंजाबी, पॉल कौर को सन गुवंता सन बंदित्व इतिहासनामा पंजाब के लिए सम्मानित किया गया। पेपर में नहीं आएगा। कश्मीरी में सोहन कौल को बेटा साइकेट्रिक वर्ल्ड के लिए पुरस्कार दिया गया। पेपर में नहीं आएगा। डोंगरी में जो हाल ही में पुरस्कार मिला है बेटा चमन चोपड़ा को एक और अश्वत्थामा के लिए ये पुरस्कार दिया गया डोंगरी भाषा में। पेपर में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है एक, इसमें से तीनों इंपॉर्टेंट ही है। जिसमें से बेटा हिंदी वो भाषा है, कैसी भाषा है? हिंदी
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भारत की है। ये 2 भाषाएं बेटा एकमात्र ऐसी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल ही नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 बेटा एडिशन मैंने आपको बता दी है। अगर आप ये चाहते हो सर हमको आप पूरी लिस्ट दे दो, तो आपके टेलीग्राम एग्जाम हैरियर पर बेटा सबसे अंतिम मैसेज इसी चीज का है, उसको डाउनलोड कर लो, आराम से पढ़ लो। मैंने पूरा डाटा डाला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कारों का 2024 का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड बेस सिर्फ ये 3 है। इस हिसाब से पूरा बेटा क्वेश्चन ये आपका समाप्त होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आओ मिलते हैं आपके साथ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है गगन गिल को, किस भाषा में? हिंदी भाषा में। स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। कुल कितनी भाषाओं में? कुल 24 भाषाओं में। हिंदी भाषा में पहला माखनलाल चतुर्वेदी को। सर जी इंग्लिश भाषा में पहला आर.के. नारायण को। अगला है विजेता राशि कितनी होती है? 1 लाख रुपए। बेटा किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना संस्कृत मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आगे गुरुजी पढ़िए। अगला देखिए, हिंदी में मिला है, ये देखो सारे के सारे अपडेटेड। हिंदी में मिला है गगन गिल को, अंग्रेजी में मिला है बेटा ईस्टर किरी को, गुजराती में मिला है दिलीप झावेरी को, मैथिली में मिला है महेंद्र मंगलिया को, मराठी में सुधीर रसाल को, नेपाली में युवा बराल को, राजस्थानी में मुकुट मणिराज को, संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा जी को, असमिया में मिला है समीर तांती को, बोडो में मिला है अरुण राजा को, कन्नड़ में मिला है देवी नारायण को, कश्मीर में मिला है सोहन कौल को, कोकड़ी में मिला है मुकेश थाली को, मलयालम का मिला है बेटा, मलयालम में मिला है के जय कुमार को, मणिपुरी के लिए मिला है हाउबम को, और उड़ीसी में मिला है बेटा वैष्णव चरण को। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इस प्रकार से आपने मेरे साथ करंट स्टैटिक सब कुछ बेटा कवर कर लिया है यहां तक। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे बेटा आपका 6वां। हाल ही में किस देश में आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? अरब लीग का आयोजन, वो भी आपातकाल। बेटा आपातकाल में गुरुजी क्यों, चलो हिंदी में लिखते हैं आपातकाल। आपातकाल क्या होता है? इमरजेंसी। जैसे हमारे भारत के अंदर बेटा आपातकाल स्थिति में क्या लगता है? इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लगता है। 3 प्रकार से भारत के अंदर प्रावधान है, लेकिन बेटा और भी प्रकार के आपातकाल होते हैं। कहीं कुछ हो जाए आपातकाल में, किसी को बंद कर दिया, विभिन्न प्रकार के। तो बेटा कोई आपातकाल क्या होती है? कोई बेटा सिचुएशन हो जाती है। आपातकाल बेटा कोई सिचुएशन होती है, और वो सिचुएशन वर्तमान में क्या है सबसे पहले आप ये समझिए। वो सिचुएशन क्या है बेटा? वो सिचुएशन है बेटा गाजा पट्टी। वो सिचुएशन क्या है बेटा? वो सिचुएशन आपकी है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी बेटा। अगली सिचुएशन है आपकी वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के पास स्थित है इजराइल के पास भैया, वेस्ट बैंक पर बेटा कब्जा। और दूसरा डाटा है इन सब के लिए जो जिम्मेदार देश है बेटा वो है आपका इजराइल। हाँ हाँ सर जी, ये तो मुद्दा चल रहा है, ये तो हम लोगों को पता है, ये आपका मुद्दा है अरब लीग में। लेकिन बेटा जो सिचुएशन है बेटा आपातकाल की वजह क्या हो सकती है? इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी की बेटा वजह है डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप। किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। किसका? डोनाल्ड ट्रंप का बेटा हस्तक्षेप क्या है इसमें? सबसे बड़ी बेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया है। इसीलिए बेटा जो अरब लीग है, इसीलिए क्या हुआ है, इस मुद्दे से निपटने के लिए हाल ही में आपकी जो अरब लीग है, अरब लीग का मतलब इसमें सारे अरबियन देश हैं, तो अरब लीग बेटा हाल ही में समिट हुई है। इमरजेंसी, कोई बेटा शेड्यूल नहीं था, इमरजेंसी में हुई है 2025। ठीक है। पूछा आपसे इसको होस्ट किसने किया? बेटा याद रखना इसको कायरा ने होस्ट किया, CAIRA कायरा। कायरा क्या है? कैपिटल ऑफ इजिप्ट, और साथियों संपूर्ण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कायरा इजिप्ट का है। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन भी मिल गया, सबसे बड़ा शहर बेटा कौन सा है? तो कायरा है। तो कुल मिलाकर हमको ये पता चला कि होस्ट किसने किया, कायरा नहीं दे रखा, इजिप्ट दे रखा है, मिस्र दे रखा है, तो आंसर आपका बेटा मिस्र हो गया। इस प्रकार से आपका बस इतना सा क्वेश्चन था जो आपने बेटा कवर कर लिया। गुरुजी कब तक होगा? तो याद रखना ये तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, कब से कहां तक इसका आयोजन हुआ है, और बेटा ये हुआ कब था? इसकी शुरुआत आपके 4 मार्च 2025 से हुई। किसकी? समिट की। ये आपको डाटा बेटा कवर करना है। तो ट्रंप के बेटा जितने भी कदम है उस पर ये डाटा जो है वो आपका आया हुआ है। ठीक है, बस और कुछ आपको याद नहीं रखना है। एग्जाम ओरिएंटेड बेटा क्वेश्चन फैक्ट के आधार पर जो आपके पेपर में सीधे आएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन अरब लीग कब बना, कितने देश वर्तमान में है? सबसे पहला क्वेश्चन बेटा अरब लीग के बारे में, अरब लीग बना कब और कुल कितने देश हैं?
अरब लीग याद रखना बेटा 22 मार्च 1945 को बनता है। कब? 22 मार्च 1945 को अरब बेटा लीग आपका बनता है। इसका फॉर्मेशन हुआ कहां था? तो सेम क्वेश्चन का आंसर बेटा बनेगा कायरा इजिप्ट के अंदर। इसकी स्थापना जो है कायरा इजिप्ट में हुई थी। हम आपकी बात समझ गए हैं। सर जी टोटल कंट्री कितनी है? तो अगर आपके पेपर में आ जाए कुल मिलाकर बेटा कितने देश इसमें शामिल है, तो आपका आंसर आएगा सर जी कुल मिलाकर 22 देश इसमें शामिल है। ये आपका डाटा पूरी तरीके से साथियों कवर हो जाता है। बस इतना सा डाटा था। अब आपका दिमाग घूमेगा और आप ये पूछोगे सर आप हमें इतना बता दो, ये गाजा पट्टी क्या है, ये वेस्ट बैंक क्या है, और ये इजराइल इसमें क्यों उंगली करता है? ठीक है, इसका डाटा ऑलरेडी हम लोग आज नहीं, ये जब से युद्ध दोनों में स्टार्ट हुआ है तब से चल रहा है। और अब डाटा बहुत बार आपने न्यूज में कैसे ना कैसे पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे साथ कवर ऐसे करोगे जैसे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा। एक कहानी होती है और एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो पेपर में सीधे हिट करेंगे। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको इमरजेंसी में क्वेश्चन याद रखना, द अरब लीग समिट वाज हेल्ड इन कायरा इजिप्ट यस्टरडे, ये तो आपका क्वेश्चन था। अब देखो समझो मेरी बात को ध्यान से, 10 से 11 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू, समझ जाओगे क्यों क्या कैसे विवाद था, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखना आप, मोस्ट एक्सपेंसिव सेशन बताया था ना मैंने आपको। गाजा पट्टी कहां पर स्थित है? पहला क्वेश्चन बेटा, गाजा पट्टी जो है वो आपकी फिलिस्तीन में आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे बढ़िए गुरुजी, गाजा पट्टी की सीमा किन देशों से मिलती है? जो पेपर में आएगा सीधा सीधा, गाजा पट्टी की सीमा कितने देशों से मिलती है? बेटा 2 देश शामिल है। कौन कौन से? एक बेटा आपका इजराइल, जॉर्डन हटा दो, इजराइल और मिस्र। तो याद रखना बेटा 2 देशों से इसकी सीमा टकराती है, इजराइल और एक आपकी इजिप्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, गाजा पट्टी पर वर्तमान में कौन सा संगठन शासन कर रहा है? तो गाजा पट्टी पर बेटा जो शासन करने वाला जो संगठन है ऑलरेडी न्यूज में है, किस नाम से जानते हैं गुरुजी? हमास के नाम से। ठीक है। चौथा, गाजा पट्टी पर इजराइल ने कब तक आधिकारिक रूप से कब्जा बनाए रखा था? पहले से बेटा याद रखना गाजा पट्टी इजराइल के कब्जे में रह चुका है, कब से कब तक? तो याद रखना 1967 से लेकर 2005 तक बेटा जो गाजा पट्टी है पूरी तरीके से इजराइल के कब्जे में था। अगला देखिए 5, गाजा पट्टी को इजराइल से अलग करने के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार को क्या कहा जाता है? कि इजराइल वाले दोबारा इस पर कब्जा ना कर लें, उस दीवार को क्या कहा जाता है? बेटा याद रखना गाजा लाइन कहा जाता है, सेफ्टी कॉरिडोर कहा जाता है, इजराइल डिफेंस वॉल कहा जाता है, नहीं बेटा गाजा बैरियर। और मुझे पता है क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर पेपर में आता है इजराइल डिफेंस वॉल मारते, लेकिन आंसर करेक्ट क्या था? गाजा बैरियर। क्वेश्चन नंबर आपका 6, गाजा युद्ध 2014 को क्या नाम दिया गया है? बेटा गाजा युद्ध जो 2014 हुआ था उसको नाम क्या दिया गया था? तो बेटा ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज इसका नाम रखा गया था, ऑपरेशन बेटा प्रोटेक्टिव एज। ओके, छठवा सातवां, 2023 में गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन आपने कवर किया है। तो ये जो संघर्ष स्टार्ट हुआ था 2023 में, एक्चुअल डेट क्या थी? अब यही क्वेश्चन जब पेपर में आएगा ना आपके तोते उड़ जाएंगे, किसी का आंसर नहीं करेक्ट होगा, तुक्का वाली मार लो। तो 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था, या फिर बेटा आपका 7 अक्टूबर, 15 नवंबर, या फिर 3 दिसंबर? तो याद रखना है 7 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन 8वां, गाजा पट्टी पर हमला रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कितनी बार संघर्ष विराम की अपील की थी? गाजा पर हमला रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कितनी बार सर्व विराम की अपील की थी? बेटा याद रखना संयुक्त रूप से 5 बार कहा था, थम जाओ थम जाओ थम जाओ, कि वो भैया मानने के लिए तैयारी नहीं है। गाजा संकट को लेकर भारत सरकार का क्या रुख रहा है? वो भी लैंग्वेज पर बेस्ड। इजराइल का समर्थन कर दिया भारत ने, या फिर हमास का समर्थन कर दिया जाकर, दोनों पक्षों से शांति की अपील की, या फिर सैन्य हस्तक्षेप कर दिया? मोदी जी कह रहे हैं हेलो हाँ क्या हुआ कि भैया यहाँ पर बम फेंक दिया, तो मोदी जी ने कह दिया हाँ हमारे राफेल ले जाओ उड़ा दो जाके, ऐसा किया है? नहीं। क्या किया है? सोच सकते हो हमारा भारत क्या कर सकता है बेटा, दिमाग लगाता है, दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। 10, गाजा की मुख्य राजनीतिक पार्टी जो हमास है का गठन बेटा कब हुआ था? देखो क्वेश्चन, हमास बना कब था? तो आपको याद रखना 1987 में साथियों हमास का संगठन हुआ था। और अंतिम क्वेश्चन, गाजा पट्टी पर इजराइल की घेराबंदी किस वर्ष लागू हुई थी? तो गाजा पट्टी पर इजराइल की घेराबंदी बेटा याद रखना 2007 में लागू हुई थी। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपको बन जाता है, जिसको गाजा बैरियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बेटा पूरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप सब समझ में आ गया होगा आपको खेल पूरा।
हाल ही में किसे आधिकारिक तौर पर रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया? जिस प्रकार से भारत के अंदर कैग होता है, सेम देखो कैग लिखा हुआ है, CAG, जी के स्थान पर डी है, समझ रहे हो, कैग, और यहां पर है बेटा CAD। ये क्या काम करता है बेटा? इसका काम होता है, जिस प्रकार से कैग कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल जो होता है बेटा, वो भारत के अंदर क्या करता है, पैसों वाला सबसे बड़ा अधिकारी, पैसों वाला मतलब ये है सबका लेखा जोखा रखता है, कहां पर कैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ। इसी प्रकार से डिफेंस में भी होता है, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, जिसको हम लोग बेसिक भाषा में कहते हैं कंट्रोलर। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है, तो चिल्लाना मत गुरुजी, फिर हिंदी इंग्लिश में लिख दिया। तो कंट्रोलर बेटा जर्नल, इसको कहा जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस। परंतु डिफेंस में किस टाइप का? तो ये लिखा हुआ अकाउंट्स का। डिफेंस के जितने भी अकाउंट्स का डाटा होता है, सब बेटा इसी के पास होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्यों ना कवर कर लें गुरुजी, कैसा? सबसे पहला क्वेश्चन कवर कर लो, ये पद खुद डिफेंस के द्वारा गुरुजी बनाया कब गया था? ये पद बेटा डिफेंस के द्वारा बनाया गया था 1 अक्टूबर 1951 को, 1 अक्टूबर 1951 को। अगर कह दिया जाए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो सेम क्वेश्चन बेटा बनेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कंफ्यूज मत हो जाना कि शायद भारत सरकार बनाती हुई पेपर में दिया जा सकता है ऑप्शन भारत सरकार, लेकिन आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। गुरुजी इसका भी मुख्यालय है क्या? बिल्कुल है। इसका मुख्यालय कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना बेटा नई दिल्ली के अंदर। अगला है एजेंसी के बेटा एग्जीक्यूटिव का नाम क्या है, जो मुख्य अधिकारी उनका नाम क्या है? तो देविका, उनका नाम बेटा रहेगा आपका देविका। एग्जीक्यूटिव का नाम है देविका रघुवंशी, देविका रघुवंशी जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है। परंतु अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में बेटा आधिकारिक तौर पर लेखा महानियंत्रक के रूप में शपथ किसने ली है? PD सिंह के द्वारा, संजय बेटा संजीव रंजन के द्वारा, अनुराग रस्तोगी के द्वारा, डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा। तो करेक्ट आंसर याद रखना बेटा, जो खुद इस पद पर आया है, जो मैन कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो याद रखना बेटा डॉक्टर मयंक शर्मा। 1 मिनट, चार्जिंग हिल गई है, 1 मिनट बस। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट था और कैसे इंपॉर्टेंट था वो आपने मेरे साथ पूरी तरीके से क्वेश्चन कवर कर लिया है। बस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हैं जो पढ़ने के लिए हैं। एक तो बेटा इसमें पॉलिटी है, इसमें जो पढ़ने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो आपकी पॉलिटी आ जाती है क्योंकि डिफेंस में इससे कुछ कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो पहला टॉपिक इसमें है बेटा डिफेंस पॉलिटी का कैग, और दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा जो करंट अफेयर का है, वो टॉपिक बेटा बनता है हमारा अपॉइंटमेंट्स का। बोलो हाँ सर जी बिल्कुल, ये 2 टॉपिक तो यहाँ पर है, एक कैग भी है और एक अपॉइंटमेंट भी है। आओ दोनों कवर करते हैं। सबसे पहले बेटा आपके सामने ये जो क्वेश्चन था डॉक्टर मयंक शर्मा साहब का, जो ऑफिशियली टेक चार्ज ऑफ CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ये तो क्वेश्चन आपने कवर किया। अब आइए बेटा, यार हद है, 1 मिनट। चलिए, कैग यानी कि बेटा नियंत्रक एवं और महालेखा परीक्षक की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? पहला क्वेश्चन जो आपसे सीधा स्टैटिक जीके से बेटा पूछ दिया है, वो क्या आंसर होगा? पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी आर्टिकल 148 के तहत बेटा इसकी स्थापना की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बेटा याद रखना 6 वर्ष हो जाए या फिर बेटा उसकी एज जो है वो 65 वर्ष हो जाए, जो पहले हो रिटायर। भारत के पहले कैग का नाम क्या था? बेटा भारत के जो पहले कैग थे उनका नाम क्या था? तो याद रखना, आपको याद रखना बेटा उनका नाम वी नरसिम वी नरहरि राव,
यही नाम था ना उनका, वी नरहरि राव, यानी कि आपका बेटा VN राव। हाँ सही है। और ये पद बेटा कब से आया था? 1948। अगला है, कैग को कौन बेटा नियुक्त करता है? कैग को बेटा जो व्यक्ति नियुक्त करता है वो कौन होता है? तो आपको याद रखना बेटा, भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला, कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो याद रखना बेटा, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार से बेटा कैग को हटाने की प्रक्रिया चलती है। और इसी प्रक्रिया को जो कहा जाता है बेटा, वो कहा जाता है महाभियोग। क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को साथियों महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। कैग किसके खातों का रिकॉर्ड बेटा ऑडिट करता है? तो याद रखना, एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा होता है। साथियों जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसका लेखा जोखा होता है। अब लिखिए बेटा, बहुत हैवी क्वेश्चन जो आपको लिखना पड़ेगा बेटा, जो आपके PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर बेटा, जो कंपनी यूनिट होती है, महाराष्ट्र रत्न कंपनियां, उनका भी होता है। और बेटा जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, इस पर भी बेटा सारा लेखा जोखा किसके पास होता है? कैग के पास होता है। अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पढ़िए, कैग की रिपोर्ट को बेटा, कैग की रिपोर्ट को किससे प्रस्तुत, कैग की रिपोर्ट को बेटा, कैग की रिपोर्ट किसके समक्ष जाती है? या तो बेटा याद रखना, प्रेसिडेंट के पास जाती है, या तो इसी के समान बेटा आपके गवर्नर के पास जाती है। दूसरी बात, ये तो या तो बेटा ये आपके संसद के पास जाएगी, ये राज्य और केंद्र की बात हो रही है। केंद्र में जाएगी तो संसद के पास, और राज्य में जाएगी तो राज्य में संसद के समान क्या है बेटा? विधानसभा। तो ये आपकी विधानसभा में जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। सर जी, कैग रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है? कैग की जो बेटा रिपोर्ट होती है, उसकी समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति होती है बेटा? उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसको क्या कहा जाता है? पब्लिक अकाउंट्स। समीक्षा कौन करता है बेटा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ऐसा नहीं कैग ने जो बना दिया देख लिया, नहीं, एक कमेटी बैठी हुई है उसके लिए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तब समझ में आएगा बेटा, लोक लेखा समिति। इसको कहा जाता है लोक लेखा, इसको लोक लेखा समिति के नाम से बेटा जानते हैं, जो इस पर नजर रखती है। 9 और 10 खत्म। भारत में कैग की सिफारिश पर गठित प्रमुख बेटा रिपोर्ट जो थी वो कौन सी थी? तो याद रखना बेटा, भारत में कैग की सिफारिश पर गठित प्रमुख रिपोर्ट की कौन कौन से रिपोर्ट्स थी? तो याद रखना बेटा, एक तो आपका 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम बेटा जो घोटाला था, इस पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला पर बेटा रिपोर्ट महत्वपूर्ण याद रखना क्या है। और याद रखना बेटा, कोल ब्लॉक आवंटन, और एक आपको याद रखना है कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला बेटा जो हुआ था, कोल ब्लॉक आवंटन बेटा जो घोटाला हुआ था, इस पर आपको पूरा डाटा याद रखना है। और याद रखना बेटा, रेलवे से संबंधित, और आपके रेलवे से संबंधित। सर जी, कैग किस अंतरराष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन आपका है, कैग किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एकमात्र संगठन से जुड़ा हुआ है, उसका नाम आपको याद रखना बेटा, उसका नाम है IT। क्या फुल फॉर्म था? नहीं, IT भी नहीं है। हाँ, तो क्या है बेटा? INTOSAI, ये एक संगठन का बेटा शॉर्ट फॉर्म है। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ा होता है बेटा कैग। नाउ कैग ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान में कैग का नाम क्या बेटा? GC मुर्मू थे, और वर्तमान में जो है बेटा उनका नाम बन जाता है आपके श्री के संजय। नाम क्या है? तो याद रखना, श्री के संजय मूर्ति बेटा इनका नाम है, जो वर्तमान में हमारे भारत के कैग। ये तो आपको हो गया डाटा बेटा, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन डाटा ही कुछ ऐसा था जो मुझे पूरा कवर कराना था, जो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा अपॉइंटमेंट का, इसी में शामिल है, याद रखना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यही क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी बेटा। अपॉइंटमेंट थी, कैग तो मैंने ऐड कर दिया था, 4 से 5 अपॉइंटमेंट बताइए। जून 2024 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के रक्षा मंत्री के पद पर जो व्यक्ति बना है, उस व्यक्ति के नाम बेटा राजनाथ सिंह। और ये सारे क्वेश्चन डिफेंस के अपॉइंटमेंट हैं। दूसरा, 30 जून 2024 से किस अधिकारी को भारत के थल सेना अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बेटा याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तीसरा,
1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? उस व्यक्ति का नाम था बेटा राजेश कुमार सिंह। अगला, अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के किस रक्षा बल अधिकारी को ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त संचालन के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जो एक ऐतिहासिक पहली घटना थी? याद रखना बेटा आपके हग मैक्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, छोड़ना मत बिल्कुल भी, एक ऐतिहासिक घटना है ये। जुलाई 2025 में कनाडा के आगामी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जिसको घोषित किया गया था उसका नाम क्या था? तो याद रखना उस व्यक्ति का नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जीन कैरिगन। 31 दिसंबर 2024 तक नई अंतरिम सरकार में सीरिया के रक्षा मंत्री के रूप में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया उस व्यक्ति का बेटा नाम था, सीरिया है भैया, छोड़ना मत, मशरफ अबू कुरैशा। 7 27 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में युद्धतोप उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक के रूप में जिस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई है उसका नाम क्या था? वाइस एडमिरल बेटा राजाराम स्वामीनाथन। सब डिफेंस 10 क्वेश्चन डिफेंस अपॉइंटमेंट। किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में स्टीफन फिनबर्ग को रक्षा उप सचिव के रूप में नियुक्त करने सहित रक्षा संबंधित नियुक्तियों की घोषणा की थी? उस व्यक्ति का नाम था बेटा डोनाल्ड ट्रंप। बेसिक क्वेश्चन ने घुमा कर पूछ दिया। फरवरी 2025 में नाटो के सैन्य समिति के नए अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम क्या है? एडमिरल गुइशेप केवोड्रेंग। और अंतिम क्वेश्चन 10, कौन सा भारतीय रक्षा अधिकारी दिसंबर 2024 तक बेटा थिएट्राइजेशन के लिए तीनों सेवाओं के बीच आम सहमति आधारित दृष्टिकोण को नेतृत्व कर रहा है? बेटा ये काम भारत के सीडीएस करते हैं जिनका नाम है तीनों सेनाओं के मध्य। सर्वोच्च कमांडर तीनों सेनाओं का कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति, लेकिन ये बेटा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पद है, ये है आपके अनिल चौहान, सीडीएस। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा पर उतर गया है? लो भैया एक और क्वेश्चन मिल गया, जैसा मैंने कल पूछा था। तो वैसे सबसे बड़ी बात बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, बस इतना है, वन लाइनर है। स्पेस एजेंसी है बेटा आपके सामने, जिसका नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना है, इसीलिए बेटा करंट अफेयर है। तो स्पेस एजेंसी का नाम है फायरली, FIRAFLY, फायरफ्लाई एरोस्पेस। ये किस देश की स्पेस एजेंसी है जिसने वर्तमान में बेटा अपना स्पेस मिशन कंप्लीट किया है? और ये वर्तमान में इस स्पेस मिशन नहीं है बेटा, स्पेस मिशन पर आधारित ये बेटा आपका मून मिशन था। दुनिया की पहली बेटा स्पेस एजेंसी बनी है जिसने बेटा चंद्रमा पर अपने लैंडर को उतारा है। उस लैंडर का नाम क्या है? चंद्रमा पर बेटा अपने लैंडर को उतार दिया दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी प्राइवेट तौर पर, इसका नाम है ब्लू घोस्ट बेटा लैंडर, मतलब इसका पूरा नाम बनता है ब्लू घोस्ट। बोलो हाँ, क्या इस लैंडर का नाम है? तो आपको याद रखना बेटा ब्लू घोस्ट इसका नाम बन जाता है। तो आंसर बेटा भारत होगा, जापान होगा, अमेरिका। तो क्वेश्चन का आंसर बेटा घूम फिर के पहुंच जाता है अमेरिका के पास में। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बस इतना है कि भैया ये कंपनी किस देश की है? फायरफ्लाई एरोस्पेस, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहीं पर बेटा क्वेश्चन बन जाता है फायरफ्लाई। अब ये ऊपर जाके जो करेगी वो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है, परंतु अभी जो डाटा है आप लोग वो लिखिए, बस खत्म करिए क्वेश्चन को। तो अब बेटा फायरफ्लाई एरोस्पेस की जो कंपनी है ये बनी कब थी? सोचिए बेटा कितनी जल्दी बनी और कितनी जल्दी काम करके दिखा दिया। मार्च 2017 में बनी है। अगर पेपर में आ जाए गुरुजी इसके फाउंडर का नाम क्या था, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके फाउंडर का बेटा नाम था टॉम मार्किस, MARKUSIC, मार्किस। अगर कह दिया जाए गुरु इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएसए तो है ही, मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना कैडर पार्क। मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? कैडर पार्क में। कैडर पार्क कहाँ पे है? ये बेटा आपके टेक्सास में है। और टेक्सास कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला है वर्तमान में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसोन किम। इनका नाम है बेटा जैसोन किम, जो वर्तमान में यहाँ पर बेटा आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है और आंसर क्वेश्चन का बेटा जो था वो आपका अमेरिका था। बात पूरी तरीके से बेटा खत्म हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से ब्लू घोस्ट लूनार बेटा लैंडिंग ऑन मून फ्रॉम अमेरिका खत्म। पहला क्वेश्चन रिपीटेड, कल पढ़ाया था वो सेम क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने नासा के हबल को टक्कर देने के लिए जुटियंत अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया था? दूरबीन से संबंधित था बेटा चाइना के द्वारा। पढ़ चुके हम लोग कल ये क्वेश्चन सारे।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था? साथियों, नासा ने लॉन्च किया था और भारत ने लॉन्च किया था आदित्य L1। 2025 के लिए निर्धारित भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? बेटा याद रखना, चंद्रयान। चौथा, कौन सा देश चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना? चाइना। और भारत साउथ पोल पर उतारने वाला दुनिया का पहला देश। किस देश ने नासा के सहयोग से लूनर गेटवे परियोजना शुरू की थी? लूनर गेटवे परियोजना, बेटा याद रखना, कनाडा। खत्म। क्वेश्चन नंबर आज का 9वां, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बेटा रिसेंटली हारने के बाद में स्टीव स्मिथ का संबंध किस देश से गुरुजी? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से। रटा रटाया क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली। तो याद रखना, स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल मैचेस के साथ ये पूरी तरीके से संन्यास ले लिया है। ये आपको क्वेश्चन रटना है हमेशा के लिए, ठीक है भैया, बोलना मत क्वेश्चन। कुछ नहीं इस क्वेश्चन बताने के लिए, इंपॉर्टेंट डाटा ऑलरेडी आपको मिलेगा। 2 टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन रहे हैं, 58 रन बेटा बनाए वनडे इंटरनेशनल में, उसी का डाटा है। 12 बेटा हंड्रेड्स बनाए हैं, 35 आप 50s बनाई हैं, 32 विन एज कैप्टन, मोस्ट 50+ स्कोर बेटा इनका रहा है ऑस्ट्रेलिया में। बैक टू बैक 61 बॉल बेटा इन्होंने, मतलब वो होता है ना 100 वर्सेस इंडिया के लिए, 100 वर्सेस इंडिया 2015 बेटा वर्ल्ड कप भी इन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। खत्म। इनके रिटायरमेंट के साथ बेटा एक क्वेश्चन आपने रिटायरमेंट का कवर किया और यहीं पे देखो लिखा है स्क्रीनशॉट, सेशन नहीं लिखा है, लिखा है करंट अगेन। एक और करंट अफेयर का आज ही का क्वेश्चन बेटा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ने चेन्नई में WTT स्टार कंटेंडर के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनका समय बेटा हॉकी से था, सॉरी टेबल टेनिस से था। सचत कमल, अरे यार किधर गई इनका नाम, अचंत शरत कमल इनका नाम है। ये कहां से हैं? तो याद रखना, तमिलनाडु से। और पेपर में बेटा 3 पुरस्कार, 2004 में मिला इनको अर्जुन पुरस्कार, 2019 में मिला इनको पद्मश्री और 2022 में इनको मिला है बेटा खेल रत्न अवार्ड। भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से रिटायरमेंट आपकी बेटा कवर हुई। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट के। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? आंसर बेटा विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, शिखर धवन। 2 आंसर सही है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, परंतु पहले रोहित शर्मा ने उसके बाद विराट कोहली ने, इसलिए आंसर बेटा आप लोग दोनों मार दोगे, पहले रोहित शर्मा मारना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एंडी मरे ने किस खेल से हाल ही में संन्यास लिया है? बेटा भाई का नाम क्या है? एंडी मरे। एंडी मरे का संबंध किससे है? याद रखना, टेनिस से है। अगला देखिए तीसरा, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 2024 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? साथियों वो थे डेविड वार्नर, और स्टीव स्मिथ रिसेंटली बने हैं। चौथा, 2024 सीजन के बाद किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी के सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है? बेटा जिन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी है उस व्यक्ति का नाम है राफेल नडाल। आधिकारिक घोषणा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। पांचवा और अंतिम, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अप्रैल 2024 में बेटा अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? तो याद रखना किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने, उनका नाम है गैब्रिन बेटा, गैब्रिन। क्वेश्चन बेटा समाप्त। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के दौरान बेटा MRF का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? बेटा MRF टायर होते उसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं उनका नाम है शुभमन गिल, जो आए और तुरंत सेमीफाइनल में विकेट गिराकर चले गए। तो हाल ही में किसे आईसीसी ओपनिंग थी ना इनकी, तो हाल ही में किसे बेटा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के दौरान MRF टायर का नया, MRF क्या है? टायर ब्रांड, टायर की कंपनी है, तो MRF टायर का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो शुभमन गिल का बेटा आप लोग नाम याद रखोगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका, ठीक है। और याद रखना इससे पहले यह समझौता MRF के साथ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने किया है। इन दोनों के बाद अब बेटा शुभमन गिल तीसरे क्रिकेटर बने हैं MRF का बेटा वो करने वाले, क्या नाम, ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले। इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त हुआ। रिसेंटली कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बेटा। पंजाबी सिंगर का नाम आपको पता है दिलजीत जोशी, बहुत सारे नाम, गॉट गाना सुना होगा आपने, बहुत सारे गाने इनके, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमेरिकन क्लॉथिंग ब्रांड बेटा लेविस का, लिवाइस के नाम से जानते हो, अच्छे कपड़े आते हैं लिवाइस के, पढ़े पहने होंगे या पढ़े देखे होंगे आपने। पीवी सिंधु बनी है बेटा पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, ये रिसेंटली डाटा है। टाटा मुंबई बेटा मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर थे फरहा, रट लो इस क्वेश्चन को, मोहम्मद फरहा। MS धोनी बने हैं बेटा याद रखना यूरो ग्रिप टायर के और सिट्रॉन कार के। अगला है रश्मिका मंदाना का सब लोग नाम जानते हैं, पुष्पवती नाटक इनका हो गया। तो चेन्नई बेस्ड रियल इस्टेट डेवलपर्स DRA के ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद बने हैं बेटा ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर ऑफ थाईलैंड के। सोनू सूद कहां पे बेटा? थाईलैंड। इस प्रकार से
आज के 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आपने कवर किए, और यहाँ पर बेटा ये डाटा हिंदी में भी आप लोगों के लिए दिया गया है। खैर इग्नोर, पूरा का पूरा बेटा जो करंट अफेयर आपने कवर किया है महज 1 घंटे 19 मिनट में। लेकिन ये करंट अफेयर आपने आज जो करंट अफेयर पढ़ी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मोस्ट एक्सपेंसिव है या नहीं है। क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, अभी आंसर ऑफ द डे बाकी है, और भी काफी डाटा आपको देना बाकी है जो आप लोग मेरे साथ कवर करोगे आगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन का ये बेटा एनिमल सीरीज जो कवर करो 10 मिनट आपके पास में, उसके बाद मैं आपको घर के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। तो मुझे कमेंट करना आज की क्लास आपको लगी कैसी है। हाल ही में किस दिन प्रत्येक वर्ष बेटा अनुवादकों और द्विभाषियों के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रत्येक वर्ष बेटा 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2017 में पहली बार मनाया गया था यूनाइटेड नेशन की सहायता से। हाल ही में किसने भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24-25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक को लॉन्च किया था? बेटा ट्रेड और यहाँ पर एआई टेक्सोनॉमी टेक्सटाइल, मिनिस्टर का नाम क्या है? गिरिराज सिंह। खत्म क्वेश्चन, थोड़ा सा तुक्का लगाया बस। किस राज्य में सबसे कमजोर मैनकेडिया समुदाय? बेटा अभी एसएससी जीडी का मैंने एनालिसिस किया था, और कल या परसों मैंने आपको एक जनजाति बताई थी जो बहुत ज्यादा पिछड़ी है। याद है किसी को? उनको क्या मैंने किस नाम से मैंने पुकारा था बेटा? क्या कहा था? पीवीटीजी, जो बहुत ज्यादा बेटा गिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तो उनको उसी से संबंधित एक और समुदाय है मैनकेडिया, तब मैंने ये डाटा आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो मैनकेडिया समुदाय आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा समूह बन चुका है। ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। इसीलिए मैंने जो बेटा 5 समुदाय पढ़ाए थे उनसे आपने क्वेश्चंस कवर किया था, और जो ऑलरेडी आपके जीडी में कल वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, एनालिसिस किया था। देख रहे हो कंटेंट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के निलमे में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया था? बेटा कहां है निलयम? तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस राज्य में निमहांस बेटा निमास की एक टीम ने अनछुई 63 एमएसएल पर चढ़ाई करके इसका नाम बेटा बदल दिया है? भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है बताइए? अनछुई, किसी ने अभी तक टच नहीं किया? कमेंट करो, मैं 1 मिनट में आया। बेटा तो हाल ही में किस राज्य में स्थित है ये अनछुई? तो याद रखना बेटा ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। और निमहांस क्या है? टीम है बेटा, ठीक है, पर्वतारोहणी टीम। हाल ही में किस देश में आए तूफानी चक्रवात हेलेन ने मेक्सिको की खाड़ी में सबसे घातक तूफान का रिकॉर्ड बनाया? लेकिन ये टच कहां पर हुई थी? तो याद रखना बेटा ये अमेरिका में। और घातक तूफान हेलेन जो था मेक्सिको की खाड़ी में था। हाल ही में किस देश के बेटा अलीम डार ने अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास लेने का निर्णय लिया है? रिसेंटली देखो अपडेटेड क्वेश्चन मिल गया आपको, वैसा ही सेम क्वेश्चन। तो याद रखना बेटा ये आपके पाकिस्तान से संबंधित थे। हाल ही में प्रसिद्ध जैविक किसान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बेटा पंपमल का किस उम्र में निधन हो गया? ये बेटा जैविक किसान के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, सिर्फ जैविक बेटा किस नहीं करते थे। 109 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनको मिला था पद्मश्री, किस वर्ष? पेपर में ये आएगा। तो याद रखना बेटा इनको अवार्ड जो मिला है पद्मश्री, ये मिला है इनको 2021 में। क्या मिला है बेटा? 2021 में। अगला है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 10 सदस्यीय आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन होता है? तो परिषद ने बेटा 10 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन कर दिया है। अध्यक्षता कौन करेगा? पंकज चौधरी बेटा इसकी अध्यक्षता करेंगे। रट लो इस क्वेश्चन को।
हाल ही में किस संस्थान की सहायता से बनाया गया परम रुद्र सुपर कंप्यूटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटा लॉन्च किया गया है? किसने? चलिए, तो हाल ही में किस संस्थान की सहायता से बनाया गया परम रुद्र सुपर कंप्यूटर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बेटा लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी? नहीं बेटा, आईआईटी बेंगलोर। किस दिन प्रत्येक वर्ष शांति, सहिष्णुता, अहिंसा के लिए अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है? बच्चे बच्चे को पता है आंसर बेटा, 2 अक्टूबर को। अगला, हाल ही में किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हाल ही में बेटा मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। हाल ही में न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखना बेटा, दिल्ली हाई कोर्ट। ये याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन पर विश्वास मत करना, अपडेट देख लेना पहले, ये मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं हाई कोर्ट के बहुत जल्दी बदलते हैं। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? बेटा, क्रूज भारत मिशन। कहां पर है क्रूज? संधि क्रूज भारत मिशन बेटा, तीसरा इज द करेक्ट आंसर। 2029 तक कंप्लीट होने की योजना भी है। हाल ही में भारत किस देश के साथ औली उत्तराखंड में संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद बेटा करेगा? तो रशिया होगा, इजराइल होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, या फिर आपका कजाकिस्तान होगा। बेटा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 7,855 एकड़ में फैली परियोजना बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर दी है? ये कहां पर थी बेटा? याद रखना, महाराष्ट्र में। चरण फर्स्ट को मंजूरी दी है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में 21वें राष्ट्रमंडल सदस्यीय संघ क्षेत्र तृतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? वह स्थान दिल्ली था, मुंबई था, आइजोल था, कोलकाता था? तो बेटा, लोकसभा अध्यक्ष ने किस शहर में 21 राष्ट्रमंडल संसदीय है? तो याद रखना बेटा, ये किया था आपके आइजोल में। कहां पर? आइजोल, मिजोरम की राजधानी। किस दिन शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम को 114वें एपिसोड के साथ वर्ष 2024 में बेटा 10 साल पूरे हो गए? स्टार्ट कब हुआ था? ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन डेट नहीं दी गई है, कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर तो बेटा देखो सारे ही हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनल डेट जो इसकी थी वो थी आपकी 3 अक्टूबर 2014। 3 अक्टूबर 2014 को बेटा पहली बार ये शो कंप्लीट किया गया था, और रिसेंटली 3 अक्टूबर 2024 को बेटा 114 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। हाल ही में किस देश की मेजबानी में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कांस्य पदक जीता है? इसको होस्ट करने वाला देश जो था बेटा वो आपका इंडोनेशिया था। और किसने बेटा गोल्ड जीता? इंडोनेशिया ने गोल्ड जीता है। तो गुरुजी, ब्रॉन्ज किसने जीता? ब्रॉन्ज हमारे भारत ने जीता। एक रह गया सिल्वर। सिल्वर किसने जीता? अरे यार, फिलीपींस के द्वारा सिल्वर। ब्रॉन्ज भारत ने, इंडोनेशिया ने गोल्ड। और ये था क्या? तो बेटा एशिया में पहली बार होस्ट हुआ था पैडल कप, रट लेना इसको। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के बाद 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने की घोषणा कर दी है? याद रख बेटा, स्कॉटलैंड। ठीक है, अशांति के चलते ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया। बेटा, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांव को पुरस्कार दिया गया है? बेटा याद रखो आप लोग, 36 गांव को पुरस्कार दिया गया था, 36। भारत ने किस देश के साथ उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बेटा उज्बेकिस्तान के साथ। किस बैंक ने वसूली प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना सुगम ऋण भुगतान योजना का शुभारंभ किया था? बेटा आईडीबीआई बैंक के द्वारा। हाल ही में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो बेटा याद रखोगे आप लोग, ये थे, इनका नाम था परवीन के गुप्ता। खत्म। यहां तक आपने बेटा 120 स्लाइड्स मेरे साथ कंप्लीट की हैं। घर के लिए जो क्वेश्चन था साथियों वो आपके सामने है, वो ये था जो कल दिया था कि भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? ये मैंने आपको कल घर के लिए क्वेश्चन पूछा था, और उस क्वेश्चन का आंसर जो था बेटा वो आंसर था गांधीनगर में। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर देने वाले जो स्टूडेंट थे गांधीनगर, वो आप लोग देख लो टॉप 5 आंसर लगभग में सबका सही था, लेकिन टॉप 5।
वो बच्चे हैं नंबर 1 पर आदर्श गोला हमेशा टॉप पर रहते हैं, विक्रमजीत जी लगभग में टॉप पर रहते हैं, विपिन तिवारी ये ऑलरेडी तीनों हमेशा टॉप पर रहते हैं, आंसू रानी हमेशा टॉप पर रहती हैं। ये सोनू यादव जो अपनी क्लास में स्टूडेंट है, ये पता नहीं कौन है, आदत हो गई इनको अब आने में, 3-4 बार लगातार टॉप पे आ चुके हैं, टॉप 5 में, लेकिन लास्ट में आते हैं। खैर, आज का एक क्वेश्चन जो मैं घर के लिए दूंगा, हु डिसाइडेड द रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट इन इंडिया। भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संगता कौन तय करता है? पार्लियामेंट, कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? इसका आंसर तुरंत देने वाला नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, तब आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। इस प्रकार से साथियों आज की जो क्लास थी वो आपने मेरे साथ पूरी तरीके से कंप्लीट की। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ऑन टाइम पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज का सेशन कैसा लगा? क्या ये सेशन मोस्ट एक्सपेंसिव था या नहीं था? ये बात मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऑन टाइम पर मॉर्निंग में 5 शाम को 5 PM पर। क्लास आज के 5 AM पर हुई है, परेशान मत होना, लेट आपको देखने के लिए मिली है बस। तो मिलते हैं ऑन टाइम पर, तब तक लिया सभी को तहे दिल से साथियों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।